हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए आज यूपी पेट का सेकंड टेस्ट सीरीज़ लेकर के आए हैं। यहाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सॉल्व करके जरूर जाएगा, आपको 100% इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि हमारे जो मंथली करंट लेक्चर है उसको आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कह तो रहे हैं बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन आपको इसी में आ जाएंगे। बहुत बड़ा मैंने मंथली लेक्चर नहीं बनाया है, 40 से 45 मिनट का है, जो कि आप फास्ट मोड करके देख सकते हैं, उसे देख लीजिए। सेकंड, आप ये टेस्ट सीरीज देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं आएगा। जितने भी जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे, ये गारंटी के साथ कह रहे हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षचरित की जो रचना है बाणभट्ट ने की थी। और ये जो है वर्धन वंश, किस वंश का इतिहास है? वर्धन वंश का क्या है? इतिहास है वर्धन वंश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? किसके किसके? मराठा और अफगान के बीच हुआ था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो मराठा और अफगान के बीच हुआ था, अफगानों के बीच हुआ था। अफगान में कौन थे? अफगान के साइड से कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली था। और तीसरा युद्ध हुआ कब था? ये हुआ था 14 जनवरी 1761 हुआ था। आप ये याद रखिए चाहे ना, लेकिन ये इस ईयर तो आपको जरूर याद रखना कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली अफगानों के बीच हुआ था। और मराठा सेना का जो नेतृत्व किए थे, मराठा सेना की तरफ से कौन थे? सदाशिवराव भाऊ थे। कौन थे? सदाशिवराव भाऊ थे। मराठा की तरफ से सदाशिवराव भाऊ थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध में क्या होता है? मराठे हार जाते हैं और ये जीत जाते हैं, अफगान जीत जाते हैं। और इसी युद्ध को प्रत्यक्ष देखा था, किसने देखा था? काशीराज पंडित ने। काशीराज पंडित ने देखा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काशीराज पंडित ने देखा था। और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, क्या स्टेटमेंट दिया था? कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए क्या हुआ? प्रलयकारी सिद्ध हुआ। ये इन्होंने क्या किया था? स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? तो कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति जो है 10 मई 1857 को कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से स्टार्ट हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इस्तेमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इस्तेमरारी जो बंदोबस्त है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था 1793 में। कब स्टार्ट किया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया था। और ये इस्तेमरारी बंदोबस्त किससे संबंधित था? भू राजस्व से संबंधित था। किससे संबंधित था? भू राजस्व से संबंधित था। और इस इस्तेमरारी व्यवस्था को, बंदोबस्त को और भी कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि जागीरदारी हो गया, इसी को जागीरदारी के नाम से भी जानते थे, मालगुजारी के नाम से भी जानते थे, और क्या 20वें दारी के नाम से भी जानते थे, 20वें दारी के नाम से जानते थे। और स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी इसी को जानते थे, स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते थे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता कहलाता है, पुनर्जागरण का पिता जो कहलाता है, या भारतीय जागृति का जनक जो कहलाता है, वो कौन है? राजा राम मोहन राय है। और इनको भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता था। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत भी इन्हीं को कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया था? तो कहाँ से किया था? ये आपको ध्यान रखना, दांडी से किया था। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, कहाँ से? साबरमती आश्रम से क्या करते हैं? 80 सहयोगी के साथ ये क्या करते हैं? निकल चलते हैं, पैदल जाते हैं। और 24 दिन तक ये पैदल ही चलते हैं, 24 दिन तक पैदल ही चलते हैं। और कितने किलोमीटर? 390 किलोमीटर, यानी 241 मील, 390 किलोमीटर और 241 मील की लंबी पदयात्रा ये चलते हैं। और जा कर के दांडी पहुंचते हैं। जब दांडी पहुंचते हैं तो 6 अप्रैल, 12 मार्च को स्टार्ट करते हैं, और 6 अप्रैल को पहुंच करके 1930 को क्या करते हैं? नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा? दांडी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ से संगठित किया गया था? महाराष्ट्र से किया गया था। कहाँ से किया गया था? महाराष्ट्र से किया था। ये जो अभिनव भारत है ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया था? तो वी डी सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? वी डी सावरकर के द्वारा
महाराष्ट्र से स्टार्ट किया गया था। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है? तो किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। 1938 में क्या हुआ था? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो इनको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। और अगर ये महात्मा गांधी की बात किया जाए कि महात्मा गांधी ने इनको क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने इनको क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। देशभक्तों का देशभक्त कहा था। देशभक्तों का देशभक्त कहा था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको देश नायक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वो है 1861 अधिनियम के तहत। किसमें? 1861 अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और ये अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकते थे। ये ध्यान रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है और जिसकी ऊंचाई देखा जाए तो 8848.86 मीटर है और ये हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है जो कि कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय है, छल्ले, वलय कह दिया जाए या छल्ले हैं। किस ग्रह के चारों ओर हैं? तो वो है जो है शनि है। कौन सा है? शनि है। तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। और शनि ग्रह के अतिरिक्त देखा जाए तो बृहस्पति और किसके हैं? बृहस्पति और वरुण के। तो ये आपको ध्यान रखना कि शनि, बृहस्पति, शनि और वरुण, बृहस्पति, शनि और वरुण के जो हैं चारों ओर छल्ले हैं। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होने का कारण क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून है। क्या है? लौटता हुआ मानसून है। लौटता हुआ मानसून यानी उत्तर पूर्वी दिशा से चलता है। लौटता मानसून जो है ये कहाँ से? उत्तर पूर्वी दिशा से चलता है, जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेता है और फिर यहाँ बारिश कराता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा। नर्मदा किस ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा जो है इस साइड बहती है। नर्मदा नदी यहाँ पर आकर के यहाँ अपना अरब सागर में जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरक क्षेत्र कितना है? तो कितना है? 21.71 है। कितना है? 21.71% है। नेक्स्ट है भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा ये क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मक्का उत्पादक राज्य देखा जाए तो वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद देखा जाए दूसरे पर एमपी है। पहले पे है कर्नाटक, दूसरे पर है एमपी, थर्ड पर है महाराष्ट्र। कर्नाटक, मध्य, महाराष्ट्र, ये ध्यान रखना है। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसको आप कह सकते हो वस्तु और सेवा कर, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और अगर उपाध्यक्ष की बात करें, करंट का क्वेश्चन है, तो वो कौन है? सुमन बेरी है। कौन है उपाध्यक्ष? सुमन बेरी है। सुमन बेरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और सीईओ कौन है इसके? सीईओ पूछ ले तो परमेश्वर अय्यर है। परमेश्वर अय्यर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1949 में किया गया था। आरबीआई की स्थापना जो होती है वो 1 अप्रैल 1935 को होती है। 1 अप्रैल 1935 को होती है। किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार ये 5 करोड़ पूंजी के साथ, 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 में 24 अप्रैल 1993 में ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ये आर्टिकल 94 का सी कहता है, 94 का सी कहता है कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। किंतु यह संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं हो सकता है जब तक इसकी कम से कम आपको 14 दिन की पूर्व सूचना ना दी गई हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 39A जो है
समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 जो है सिविल कोड संहिता, ये भी सही है आपका, समान नागरिक संहिता। और 48 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं है, बल्कि आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है। तो 48 में क्या है, तो 48 में जो है कृषि और पशुपालन से संबंधित है, कृषि और पशुपालन से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध जो है 7वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है, ये भी आपको याद रखना है। 7वीं अनुसूची में है। तो ये आर्टिकल 246 जो है, आर्टिकल 246 इसके तहत जो है, जो केंद्र है, कौन सा है, जो सेंटर है और स्टेट है, सेंटर और स्टेट के बीच क्या किया गया है, विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया। और इसी बंटवारे के तहत 3 सूचियाँ की व्यवस्था की गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसे 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 होता है। ये किस आर्टिकल के तहत? 100 आर्टिकल का जो तीसरा है, उसी के अनुसार कहा गया है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसका जो गढ़पूर्ति होगा ये 1/10 होगा। नेक्स्ट है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या क्या होगा? यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगर एक बर्तन है, उसमें बर्फ़ पिघल रही है, तो उसमें जो बर्तन में पानी का जो है, उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। जैसे का है वैसा ही वो रहने वाला है। सोल्डर किन 2 धातुओं से बना मिश्र धातु है? सोल्डर किन 2 धातुओं से बना मिश्र धातु है? तो वो है टिन और सीसा। टिन और सीसा, सोल्डर जो है टिन और सीसा से बना क्या है, मिश्र धातु है। ये आपको ध्यान रखना है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है। चांदी और प्लस तांबा, चांदी प्लस तांबा जो है ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक हैं। जबकि अगर पारा ले लिया जाए और शीशा, पारा और शीशा जो है कुचालक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? तो कोशिका का शक्तिगृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और स्थायी कमी के कारण होती है। स्कर्वी किसके कारण होती है? स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी के कारण होती है। सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये भी आपको याद करना है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये किस में विटामिन सी पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। इस बीमारी के लक्षण में मसूड़ों में सूजन आना, दांत गिरना, रोगी का चेहरा पीला पड़ना, ये सब हो जाता है। मैथ्स के क्वेश्चन को स्किप करेंगे, चलते हैं आगे। आते हैं किस नंबर पर हम लोग आ जाएं? अब फटाफट आ जाते हैं 36 नंबर पर। कह रहा है विलोम शब्द का कौन सा शुद्ध युग्म नहीं है? तो आयात का निर्यात होगा, पाप का पुण्य होगा, बद्ध का मुक्त होगा, नूतन का सनातन नहीं होता है, बल्कि क्या होना चाहिए? नूतन का पुरातन होना चाहिए। बाकी सही है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। ये भी सही है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रभाकर होता है। ठीक है। और क्या कहता है? प्रभाकर होता है। और क्या कहते हैं, ये दिनकर होगा, दिनेश होगा, लेकिन विभाकर नहीं होता। क्यों नहीं? विभाकर चंद्रमा का पर्यायवाची। विभाकर किसका है? चंद्रमा का है। पुल्लिंग शब्द बताना है, तो पुल्लिंग लिखावट, आपको पुल्लिंग बताना, तो लिखावट, आपकी लिखावट अच्छी है। ठीक है, तो अच्छी है स्त्रीलिंग हो गया। मझधार, मझधार, और ये भी आपका स्त्रीलिंग है। पखावज, महीने के लिए आता है पखावज, तो ये भी आपका क्या नाम है? ये भी आपका स्त्रीलिंग, लेकिन जो पहिया है ये स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि क्या है? पुल्लिंग है। निष्कपट में निधन कपट, निधन कपट, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है? विसर्ग संधि, इसीलिए क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 शब्द दिए गए जिनमें 3 किसी न किसी तरह समान और एक असमान है। उस असमान शब्द को पहचानना। लैक मतलब अभाव, कमी हो गया। पॉवर्टी मतलब दरिद्रता, दरिद्रता है तभी कमी है उसके यहाँ। और क्या है? कंगाली, कंगाली में भी कमी है। तो प्रॉपर समृद्धि, यही क्या है? असमान है। बी ऑप्शन हो जाएगा। मार्च 2022 में आरबीआई के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है इनोवेशन हब का उद्घाटन? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? क्या? बेंगलुरु में किया है। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में इनोवेशन हब का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो कौन बन गया है? भारत बन गया है। जो विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है वो कौन सा है? वो आपका भारत है, जो कि 5वां सबसे बड़ा क्या बन गया है? सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। कौन सा? भारत है। और अगर इसके भारत से पहले कौन कौन से हैं? तो वो है अमेरिका है, अमेरिका, चीन, अमेरिका, चीन,
ये आपको ध्यान रखना। 5वें नंबर पर कौन है? भारत है शेयर बाजार में। महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है? हैदराबाद में की गई है। कहाँ पर? हैदराबाद तेलंगाना में की गई है। जो 100% महिला स्वामित्व वाले इस पार्क को किसके द्वारा? फिक्की महिला संगठन तथा तेलंगाना सरकार की भागीदारी से किया गया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। और ये आपको ध्यान रखना है। और देखा जाए तो एलन मस्क टॉप पर चल रहे हैं। एलन मस्क स्पेस एक्स के जो हैं वो एलन मस्क टॉप पर है। सेकंड नंबर पर जेफ बेजोस हैं। और ये जो है अरबपतियों की सूची में जो है मुकेश अंबानी, ये 10वें नंबर पर है। भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है? वो इनसैट 4B है। ये किया गया है कि संचार उपग्रह को सेवा मुक्त किया गया, इनसैट 4B को किया गया। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? सूरत में बनाई गई। कहाँ बनाई गई है? सूरत में बनाई गई। ये भी ध्यान रखना है। देश के पहले सी बीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो सी बीड के तमिलनाडु में की गई है। कहाँ की गई? तमिलनाडु में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जून 2022 में कौन सा देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया? तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? थाईलैंड जो है भांग की खेती को वैध करार देते हुए इसे कानूनी धारा से मुक्त करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो गुरुग्राम में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? गुरुग्राम में। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा मैंने क्या किया है? अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर में डिस्कस किया था, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हरियाणा में की गई है। ई अधिगम योजना जो है कहाँ पर की गई है? हरियाणा में की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या है? वो है हेलसिंकी है। और कौन सा सही रूप से मेल नहीं खाता? कथक। केरल है, मतलब सही रूप से मेल खाता है। तो कथक कहाँ का है? यूपी का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। तो यही खाली सही है, क्योंकि कथकली तो केरल का है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। कहाँ है? रोम में है। रोम किसकी राजधानी? इटली की है। इटली के। गुदई महाराज, ये आपका नया क्वेश्चन आया होगा आपके दृष्टि से, तो देख लेते हैं। गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये जो बजाते थे इनका संबंध जो था तबला से था। और गुदई महाराज बनारस घराने से संबंधित थे। बनारस घराने से। और ये तबला वाद्य यंत्र बजाते थे। नेक्स्ट है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम है? प्रथम भारतीय जो हैं उनका क्या नाम है जो साहित्य में नोबेल? तो उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए 1913 में यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो किसने कहा था? क्या कह रहे हैं कि एक मिनट, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता। कौन जीता है? राफेल नडाल ने जीता। और अगर महिला की बात करें, महिला किसने जीती है? तो इगा स्वीटेक ने। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है? विश्वनाथन आनंद है। ये भी आपको याद रखना है। 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने इसको जीता है। आईपीएल का कौन सा संस्करण था? ये ध्यान रखना, 15वां संस्करण था। और इसमें ये हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला गया था। और इसमें गुजरात टाइटंस ने किसको? राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया था। इसको राजस्थान रॉयल्स को हरा करके ये जीता था। और राजस्थान रॉयल्स के बैटर जोस बटलर जो हैं ये प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए थे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो इसको अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।